मुंबई तपास में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय से अनेकों बार डांट सुनने के बावजूद भारत की ईडी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि भारत की ईडी कहना इनके लिए शायद जायज शब्द नहीं होगा। इन्हें अगर मोदी और शाह की ईडी से नवाजा जाए तो गलत नहीं होगा। कल सौरभ भारद्वाज के यहां ईडी छापा मारने गई थी दिल्ली में। वहां पर के जो दृश्य दिखाई दिए जब ईडी छापा मार करके सौरभ भारद्वाज के घर से बाहर निकल रही थी और सौरभ भारद्वाज के घर के बाहर खड़े लोग जिस तरीके से ईडी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी का नारा दे रहे थे और सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोग ईडी का मजाक उड़ा रहे थे, उससे ऐसा लगता है कि मोदी और शाह जब तक इस ईडी की और फजीहत नहीं करा देंगे तब तक वो मानेंगे नहीं। जरा इस दृश्य को देखिए और आप स्वयं अनुमान लगाइए कि ईडी जब वहां से छापा मार करके निकल रही थी तो ईडी को किस प्रकार की फजीहत का सामना करना पड़ा। ये तो आपने उस दृश्य को देखा जिसमें ईडी के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और ईडी के निकलने के बाद किस तरीके से वहां सौरभ भारद्वाज का जोश खरोश के साथ स्वागत किया गया। अब हम आपको ले चलते हैं सौरभ भारद्वाज के उस बयान की ओर जो उन्होंने ईडी के छापे के बाद लोगों के सामने आकर करके दिया है और स्वयं आप देखिए कि वो किस तरीके से यह कहते नजर आ रहे हैं कि वह जल्द ही ईडी का सबूतों सहित खुलासा करेंगे। लगातार है तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं कि जब सुबह छापा पड़ा तो मैंने ईडी वालों को बोला, यार एक बात बताओ, अगर तुम चोरों के अभी छापे मारोगे और ईमानदारों के अभी छापा मारोगे तो कोई क्यों ईमानदार रहेगा? फिर तो हर आदमी कहेगा हम भी लूट ले। बस जब सबको तुम्हें चोर की स्टैंप लगानी है फिर तो तुम तो देश के अंदर ईमानदारी खत्म कर रहे हो। तुम तो किसी आदमी को, किसी नेता को ईमानदार रहने का कोई क्रेडिट नहीं दे रहे, सबको चोर के ऊपर अपने स्टैंप कर रखी है। तो मेरा मन बड़ा दुखी था सुबह, बेटी का चेहरा देख रहा था, सोच रहा था कि बेटी पता नहीं स्कूल में जाएगी, बच्चे मजाक उड़ाएंगे। मगर थोड़ी देर बाद जब से आप लोगों के नारे मैंने सुने हैं मुझे लगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यह बात सिर्फ अपने समर्थकों के सामने कही, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट किया कि उन्हें के पास किस किस प्रकार का सबूत ईडी के विरोध में है और किस तरीके से दिल्ली के एलजी के कहने पर उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है। आप सुनिए पत्रकार परिषद में सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा। तो साहब वो टाइप हो गया, उसके साथ मैं एक और पूरा का पूरा पैराग्राफ उसमें लिखवा चुका था कि ये पूरा का पूरा मामला फैब्रिकेटेड है, झूठा है और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके मुझे फंसाने की कोशिश की है और इसके सबूत मेरे पास है। आई हैव एविडेंस। मैंने उनको कहा मेरे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसके अंदर क्या क्या हुआ, कैसे अफसरों को डायरेक्शन दी गई, कैसे डायरेक्शन पे अफसरों ने मुझे फंसाने की कोशिश की। एलजी के अपने दफ्तर में, उनकी मीटिंग में, जहां पे चीफ सेक्रेटरी थे, हेल्थ सेक्रेटरी थे,
सर्विसेज के अफसर थे, सर्विसेज सेक्रेटरी थी जो कि एसीबी के हमारे चीफ की पत्नी है, वो सब मौजूद थे। मेरे पास वहां का भी एविडेंस है कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, एलजी ऑफिस का भी है, और मैं इसमें लिख रहा हूं। तो सर दे दो, तो मैं कहा कोर्ट में दूंगा। कह रहे सर ये लिख दो, मैंने कहा लिख दो, आई विल सबमिट इट टू द कोर्ट एट अप्रोप्रिएट स्टेज। तो जी हो गया, 7:45 के करीब बज गए, एविडेंस रिकॉर्ड हो गया, पंचनामा बन गया कि जी क्या क्या यहां पे बरामदगी हुई, उसका पंचनामा होता है। पंचनामे के अंदर सीजर में लिखा गया 2 चीजें मेरे घर से बरामद करी गई, 2 कागज। एक हलफनामा है मेरा एमएलए का, जो मैंने इलेक्शन लड़ा 2025 में, जो मैंने इलेक्शन कमीशन को जो हलफनामा दिया वो बरामद हुआ। और वो बरामद कैसे हुआ वो भी मैं बताता हूँ। इन्होंने मुझसे पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, मैंने कहा यार वो तो मेरे फ़ोन में है और फ़ोन तुमने ले लिया मुझसे। तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि वो निकाल के लाओ एफिडेविट, वो जो इलेक्शन कमीशन वाला था उसमें सारी डिटेल है कि मेरे पास कितनी गाड़ी है, मेरे पास कितना घर है, क्या है, वो एग्जैक्ट है। तो मैं इसमें से पढ़ पढ़ के बता रहा था उन्हें, और उन्होंने इसी को सीज करके कह दिया ये एक इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट है। मतलब ये वो डॉक्यूमेंट है, ये पंचनामे में लिखा है उन्होंने इसके बारे में, ये मेरे द्वारा दिया गया इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट, जो पूरी दुनिया को पता है और वेबसाइट पर डला हुआ, ये मेरे खिलाफ इनको एक इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला, डॉक्यूमेंट मिला 20 पन्नों का। जो पंचनामे अभी आपको देंगे तो उसमें कहेंगे 20 पन्नों का इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट मिला, वो ये है 20 पन्ने। ठीक है जी। दूसरा ये हलफनामा है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने दिया, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ ने, ये मेरे घर से मिला, इसको पंचनामे में डाला गया। उस पंचनामे पे पंचों के सिग्नेचर किए गए। पंच कौन होते हैं? एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं, कागजों में होते वो इन्हीं के आदमी हैं। तो देखा ना आपने, इस तरीके से लगातार ईडी की फजीहत न्यायालय से लेकर के आम लोगों के बीच में हो रही है, मगर फिर भी ईडी के अधिकारी हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे भाई, अगर आप इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं तो आपका यह काम है कि जिन केसेस के दायित्व आपने अपने कंधों पर लिया है उसको उसके अंजाम तक जल्द से जल्द पहुंचाइए। आपने अपने केसेस को जो इतने इतने दिनों तक एक तरह से कोर्ट में सिद्ध करने में असफल रहे हैं, और जो आरोपी हैं आपकी नजर में उसे आप सजा दिलवाने में नाकाम रहे हैं, यही वह कारण है कि आज आपकी इस तरीके से फजीहत होती पूरे देश में दिखाई दे रही है। इसलिए मैं ईडी के अधिकारियों से यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखनी है तो सबसे पहले आप राजनेताओं के कहने पर किसी अन्य राजनेता के घर पर छापा मारना बंद करें और अपने अधिकार क्षेत्र का संविधान के अनुसार उपयोग करें और सही आरोपी को दंडित करने का प्रयास करें। नमस्कार।